हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उनके लिए भी आवश्यक है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या जिसका शिक्षा विभाग से कोई लेना देना नहीं है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उनके लिए भी आवश्यक है जिस शिक्षा विभाग से हैं, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उनके लिए भी आवश्यक है जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ही लाइक करें। अगर आपको न्यू नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 1986 जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय से जो उनका एक सपना था और उसे राजीव गांधी जी ने जिसको पूरा करने के लिए बनाया गया था एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद में सबसे बड़ी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, मानव संसाधन, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से कर दिया गया। ये पॉइंट अपन देखेंगे आगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ प्रमुख बातें हैं। ये बातें आगे भी आएगी डिटेल जब हम पढ़ेंगे, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा। और जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं कि जो पॉइंट्स आपको नोट करने एग्जाम में आ सकते हैं, आपको वो पॉइंट नोट करने हैं। ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी आप पॉइंट नोट करना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसके तहत इन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि अगले 10 वर्षों में 2030 तक भारत का हर युवा, हर प्रौढ़ साक्षर होगा। मतलब 100% नामांकन, सकल नामांकन अनुपात जो इन्होंने रखा गया है कि हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो, एनरोलमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो शिक्षा के लिए जो अभी खर्च कर रहे थे वो 4.43% है। नई शिक्षा नीति के लिए इन्होंने कहा कि जीडीपी से, सकल घरेलू उत्पाद से 6% हिस्सा शिक्षा के ऊपर सार्वजनिक रूप से व्यय किया जाएगा, सभी के लिए व्यय किया जाएगा। मतलब ये पॉइंट आपको नोट करना है, दोनों तरह से नोट करना है कि पहले 4.43% था, अब कितना हो गया है, 6% हो गया। अगला देखते हैं, जैसा कि अभी जैसे हमने देखा था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो अभी तक शिक्षा, हमें प्राथमिक शिक्षा जो थी, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा थी, वो हमारी मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसको बोलते हैं, हमारी मातृभाषा जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत देने का प्रावधान था। परंतु अब उसको अपनाने पर पूरी तरह से बल दिया गया है कि अब उसी में होगी, और साथ ही साथ कक्षा 8 तक या उससे आगे की शिक्षा भी किस में दी जाए, मातृभाषा में दी जाए। क्लियर? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला जो पॉइंट है वो आपको नोट करना है कि देश भर में जितने भी हैं उन सभी के लिए सिंगल अम्ब्रेला सिस्टम की तरह एक ही छतरी के नीचे उन सभी जितने भी देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उन सभी उच्च शिक्षण संस्थान को भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, ये जो पॉइंट है ये नोट करिएगा कि उसके अंतर्गत एक नियामक बनाया कि उसी के लिए, मतलब उन सभी शिक्षण संस्थानों के लिए काम कौन करेगा, भारतीय उच्च शिक्षा परिषद। अगली एक और बात हम देखते हैं कि अभी तक जो चली आ रही थी वो रटन विद्या, उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। ये पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन अभी के लिए सबसे बड़ी खामी है वो अभी जो व्यवस्था चल रही थी। तो इस व्यवस्था में इन्होंने कहा है कि अब रटन विद्या को खत्म कर दिया जाएगा, कोई नई चीज बच्चों के सामने लाई जाएगी, जिससे कि कोई चीज उनको सिखाई जाएगी ताकि वो भविष्य में उसका उपयोग कर सके। अगला है नई शिक्षा नीति 2020, जो भारत की शिक्षा नीति है और भारत सरकार द्वारा जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई है, और उसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। अगला देखते हैं कि जो 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद उसमें बहुत सारे बदलाव हुए, लेकिन उस बदलाव के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन 2020 वाली शिक्षा नीति है। इससे बड़ा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। अगला पॉइंट आपको नोट करना है और उसे याद भी रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इस नीति के या फिर इस ये जो एनईपी 2020 बनाई गई है, इसकी जो समिति है उस समिति ने की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है,
और ये पहले इसरो में भी काम करते थे और इन्हें पदवी भूषण भी मिला हुआ है। उनकी अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। क्लियर? तो हमें सीधा सा एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि किसकी समिति, कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था? कस्तूरी रंगन। क्लियर? अगला देखते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सभी के लिए काम का है। आपको हर एक फील्ड में, किस फील्ड में शिक्षा जो नीति है इसने क्या क्या काम किया है उसके लिए हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हम देखने वाले हैं कि स्कूली शिक्षा। देखिए, सबसे ज्यादा फर्क जो पड़ रहा है वो स्कूली शिक्षा के साथ में जा रहा है। तो स्कूली शिक्षा की अगर हम बात करें तो पहले जो पैटर्न चलता था उस पैटर्न को इन्होंने खत्म कर दिया। अब जो पैटर्न किया इन्होंने 5+3+3+4, ये 4 पैटर्न पे इसको अप्लाई किया है। और ये पूरी तरह से 3 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष तक के बच्चे, पहले 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आता था, अब कौन से 18 वर्ष, मतलब बच्चा जब तक 12वीं पढ़ लेगा तब तक ये चलेगा। राइट? क्योंकि 18 साल की उम्र में बच्चा 12th पढ़ लेता है। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत 5 वर्ष का एक फाउंडेशन स्टेज बनाया है। ये पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये 5 वर्ष का है। तो इसको पहले से 5वीं मत समझना है, इसको ऐसे समझिए कि नर्सरी, LKG, UKG, 3 तो ये हो गए जिसे प्री प्राइमरी कहते हैं, और फर्स्ट और सेकंड 2 ये हो गए। मतलब नर्सरी से लगाकर सेकंड तक का पूरा पैटर्न 5 साल का। मैंने पॉइंट आगे लिखा हुआ है, देखिए कि ये 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज है। अब हम देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अंतर्गत 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज बनाया है इन्होंने। मतलब जो 5 साल की पहली से 5वीं होता था उसमें से 2 साल तो इन्होंने फाउंडेशन में दे दिए। अब अगले 3 साल, 3rd, 4th और 5th प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर इन्होंने इसको डाला है। आगे देखते हैं कि जो तीसरा वाला 3 बताया इन्होंने, वो 3, 6, 7th और 8 के लिए उच्च प्राथमिक बोल दीजिए उसको, मिडिल स्कूल बोल दीजिए उसको, जो अभी तक बोला जा रहा है माध्यमिक स्कूल जिसको बोलते हैं या माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं, तो वो 6, 7th, 8 के लिए ये बताया गया। और अगला जो 4th है, मतलब देखिए पहले 11th, 12th जो चलता था उसमें कोर्स सिलेक्ट करने की आजादी होती थी। अब 4 वर्ष का जो है इन्होंने उच्च शिक्षा या फिर माध्यमिक से भी उच्च वाला चरण इन्होंने बनाया, उच्च माध्यमिक जिसको बोलते हैं, हायर सेकेंडरी जिसको बोलते हैं, तो उसको इन्होंने 9th, 10th, 11th और 12th इन चारों क्लास को उसमें रखा गया। तो ये हमारी स्कूली शिक्षा के लिए इन्होंने पैटर्न दिया था। अगला आता है कि शारीरिक शिक्षा में इन्होंने क्या होगा। तो देखिए कि विद्यालय में सभी स्तर पर छात्रों को, जितने भी छात्र हैं उन सभी छात्रों को अलग अलग स्तर पर अलग अलग गतिविधियां या व्यायाम में भाग लेने के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान की जाएगी। देखिए क्या होता है, जैसे कि बागवानी करना है बच्चे को तो उसके लिए भी रखा जाएगा। नियमित रूप से खेलकूद करवाना है बच्चे को, योग करवाना है, नृत्य करवाना है, या फिर मार्शल आर्ट। इससे अगर मार्शल आर्ट पॉसिबल हुआ तो उसको प्रोवाइड करेंगे, परंतु बाकी सारी चीजें तो पॉसिबिलिटी बनती है तो उन सभी चीजों को तो वो प्रदान करेंगे ही करेंगे। आ गया यहां तक समझ में? तो ये ध्यान रखना है कि शारीरिक शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया गया है। देखिए पहले भी एक खेल का पीरियड चलाया जाता था पूरी सारी क्लास होने के लिए, उसमें खिलाया जाता था, लेकिन अब उन गतिविधियों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। हम बात करते हैं उच्च शिक्षा से रिलेटेड। तो देखिए उच्च शिक्षा में पहले कैसा होता था कि जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि आपने बीटेक में एडमिशन लिया और बीटेक में एडमिशन लेने के बाद आपने 1 साल बीटेक किया और आपने कहा नहीं मैं तो दूसरे विषय में ग्रेजुएशन करूंगा। दूसरे विषय में 2 साल तक आपने बीए या बीएससी किया और 2 साल बाद आपका मन हुआ नहीं है मैं तो बीटेक करता तो ही बेहतर रहता, अब तो मैं फंस गया। तो ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा होता था कि बच्चा एक तरफ गया, वहां से छोड़ दिया तो उसके पास वापस मुड़कर आने के लिए उसको वापस 1 से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अब NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐसा कर दिया गया है कि बच्चा अगर 1 साल बीटेक करा फिर ग्रेजुएशन करने आया, ग्रेजुएशन करके वापस जब बीटेक करने जाएगा तो उसको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब, और हाँ ऐसा होता है कि कोई बच्चा बीएससी में एडमिशन लेता है और 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल 4 साल के बाद जब भी वो कभी उसको छोड़ता है, आगे पढ़ाई को छोड़ देता है, तो उसे पहले साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा मिलेगा
और थर्ड ईयर की पढ़ाई पूरी होने पर, थर्ड ईयर की पढ़ाई होने पर उसे डिग्री, या 4 साल की पढ़ाई पूरी हो जाने पर उसे डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लियर? आगे देखते हैं हम कि उच्च शिक्षा से रिलेटेड इन्होंने और भी क्या है कि उच्च शिक्षा में जैसे कि अगर मान लिया जाए कि जो शिक्षण संस्थान है अंक या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा, ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। मतलब जैसे जैसे वो चाहें उस हिसाब से उसको डिग्री प्रदान कर सके। बच्चा किसी भी संस्थान में जाकर वहां से उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो है उससे वो उसका पूरा प्रदर्शन देखा जाएगा और उसको डिग्री प्रदान की जा सके। अब जैसे क्या होता है कि मान लिया जाए किसी ने पहले ग्रेजुएशन में, जैसा कि जैसे हमने देखा था कि ग्रेजुएशन है, अगर वो पहले साल में एडमिशन खत्म कर देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, दूसरे साल में कर देता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और तीसरे साल में करेगा तो डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल में किया और उसने पीएचडी वाले साथ में लिया है एडमिशन, तो उसे 4 साल पूरा होने के बाद में पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद अगर उसका मन किया कि नहीं यार मैं तो 1 साल और पढ़ूं, तो 1 साल जैसे ही पढ़ेगा वो तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लिया जाए 3 साल की डिग्री के बाद उसने पीएचडी वाले ऑप्शन में नहीं लिया, लेकिन 1 साल बाद मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने के बाद में 1 साल पढ़ने के बाद उसने छोड़ना चाहा तो उसे कॉलेज छोड़ने की इजाजत रहेगी और उसे उसके लिए भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला हम देखते हैं कि यदि कोई बच्चा 12th पास होने के बाद पूरे कोर्स में एक साथ भाग लेता है तो पूरा कोर्स उसके 5 साल का संयुक्त स्नातक मास्टर कोर्स लाया जाएगा। मतलब उसको सारे एक साथ अप्लाई कर दिए जाएंगे। राइट? मतलब देखिए एजुकेशन पॉलिसी को कितना अच्छा बनाता, एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा एजुकेशन को कितना अच्छा और आसान बना दिया गया। पहले कंडीशन ऐसी थी कि फर्स्ट ईयर में नहीं हुए, फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए, अच्छे पास हो गए, लेकिन बच्चा सेकंड ईयर में फेल हो गया, अब उसका मन कर रहा है नहीं तो मैं फर्स्ट ईयर तक ही रहने दूं, तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कोई फाइनल ईयर के बाद नहीं पढ़ना चाहता, फाइनल ईयर में नहीं पढ़ना चाहता, तो सेकंड ईयर तक का डिप्लोमा मिल जाएगा। अब साथ ही इन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। पॉइंट आपको नोट करना है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसको समाप्त किया है, पीएचडी को समाप्त किया है या एमफिल को समाप्त किया है, नेट को समाप्त किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि किसको समाप्त किया है, एमफिल कार्यक्रम। क्लियर? अगला देखते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा के लिए हम बात करते हैं तो भारतीय उच्च शिक्षा परिषद, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक एकल निकाय जो बनाया जाएगा, उस एकल निकाय के द्वारा सारे काम जितने भी उच्च शिक्षा संस्थान है उन सभी की ध्यान रखी जाएगी। तो उसकी ध्यान रखने के लिए 4 प्रकार के अलग अलग परिषद बनाए गए, जैसे कि पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद। दूसरा क्या है, सामान्य शिक्षा परिषद, जनरल एजुकेशन काउंसिल। और तीसरा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। तो और चौथा है उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके लिए जो काम करेंगे 4 परिषद, वो आपके सामने है इस तरह से। परंतु ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पॉइंट आपको नोट करना है कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में काम करेगा, सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में। क्लियर? मतलब ये कानूनी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र, चिकित्सा शिक्षा के लिए काम नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब डिजिटल शिक्षा की बात करें, चूंकि अभी जब से कोरोना चला है तब से डिजिटल या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ही चल रहा है। तो एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नल फोरम, इसका एक गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना और प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचार किए जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये एक ऐसा रहेगा, एक ऐसा निकाय रहेगा जो शिक्षण भी कराएगा, उसका मूल्यांकन भी होगा, प्रशासन में अभिवृद्धि जो भी है उसका आवश्यकता पड़ती है निकाय को, मतलब शिक्षण संस्थानों को या किसी को भी, तो उसके लिए ये अपने विचार या जो भी उसके सजेशंस होते हैं उनको प्रोवाइड करेगा। और डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए
अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु कार्य करेंगे। तो ये डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। मतलब देखिए पहले क्या होता था कि कॉपियां वगैरह चेक करने में और मूल्यांकन वगैरह में, इन सभी में, हालांकि ओएमआर शीट चलती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, पर फिर भी उसको पैटर्न को अब ये चेंज कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा है कि अब क्लास जो स्कूल एग्जाम्स है 3 घंटे की ना होकर कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की। अगला देखते हैं पाठ्यक्रम और मूल्यांकन। तो देखिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम पर पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। मतलब देखिए क्या होता है कि जितने भी अपने संकाय हैं उन सभी संकायों पर या उन विषयों पर, चाहे वो विज्ञान विषय हो, कला हो या कोई भी हो, बच्चा फर्स्ट ईयर में जैसे बीएससी क्या है, सेकंड ईयर में उसका कॉमर्स में मन हो रहा है तो वो सेकंड ईयर में अपना विषय चेंज कर सकता है। थर्ड ईयर में आर्ट्स लेने का मन हो रहा है तो वो उसमें भी विषय चेंज कर सकता है। मतलब अब बच्चे को और फ्लेक्सिबल बना दिया गया है कि अगर बीएससी में उससे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चा आर्ट्स से उसको कर ले। क्लियर? अगला देखते हैं, कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया। मतलब शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी रहेगी। मतलब एक ट्रेनिंग पीरियड भी आएगा जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये तैयार किया जाएगा। मतलब देखिए हमने एनसीएफ 2005 हम पढ़ेंगे। मैं आपको एनसीएफ 2005 का भी एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। उस एनसीएफ 2005 के अंतर्गत ये सब चीजें बताई जाएगी। अगला देखते हैं, छात्रों का जो समग्र विकास है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा की 12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा और इसमें भविष्य में या तो सेमेस्टर बनाए जाएंगे या बहुविकल्प प्रश्न, ऐसे सुधारों को शामिल किया जाएगा। जैसा कि जस्ट मैंने आपको अभी बताया था कि अब एग्जाम्स 3 घंटे के बजाय 2 घंटे में होगी और उसे ऑब्जेक्टिव या सेमेस्टर सिस्टम के रूप में लिया जाएगा। आगे देखते हैं कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मान और मानक जो निर्धारित है निकाय के रूप में एक परख नामक PARAKH, एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी जो उस बच्चे का पूरा ध्यान रखे। अगला देखते हैं, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग सिखाया जाएगा। मतलब देखिए क्या होता है कि प्रगति और मूल्यांकन कर तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा रोबोट की तरह कि आप उससे कोई भी प्रश्न पूछो और वो आपको रिटर्न में उसका आंसर दे। शिक्षण व्यवस्था की अगर अपन बात करें तो शिक्षण व्यवस्था मतलब जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके लिए इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री अनिवार्य हो जाएगी। मतलब 2030 तक जो देखा जाएगा कि अगर आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम आपके पास में 4 वर्षीय बीए, पहले बीएड 1 वर्ष का था, अब बीएड 2 वर्ष का, इस तरह से बीएड बदलता जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर ही अध्यापक शिक्षा राष्ट्र हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी की हेल्प लेगा और एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा किसके लिए, जो सिलेबस होता है उस सिलेबस के लिए, किसके लिए, अध्यापकों की शिक्षा के लिए। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2022 तक शिक्षकों के लिए क्या करेगा, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास करेगा जिसको एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। अगला देखते हैं कि जब शिक्षकों की नियुक्ति की बात करते हैं तो अभी संविदा बेस चलते हैं शिक्षक, उसे परमानेंट के लिए लिया जाएगा और उनकी नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन होगा और समय समय पर कार्य प्रदर्शन के उनके आधार पर उनको पदोन्नति मिलती जाएगी। मतलब देखिए क्या होता है कि अभी जो हो रहा है, हम कई बार बोलते हैं सॉरी, अभी हम जैसे बोल देते हैं कि अभी जो हो रहा है, जो एजुकेशन में जो टीचर्स वगैरह की भर्ती हो रही है उसमें हो सकता है गफला हो या कुछ इस तरह से, तो उन सभी के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई जाएगी और जो टीचर बन चुके हैं सॉरी
उन टीचर्स के लिए कार्य प्रदर्शन, जैसा जैसा उनका कार्य होगा उसके आधार पर क्या किया जाएगा, उनको पदोन्नत किया जाएगा। अभी मैं आपको एक बात और मैंने जैसे अभी बताई थी कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी वो शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, संविदा बेस्ड न होकर परमानेंट होगी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो अभी तक की सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ये सारी बातें 2020 के लिए। एक वीडियो और है, एक वीडियो और मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसे आप देखिएगा, उसमें मैं आपको 2020 को और 1986 दोनों का कंपैरिजन करते हुए अपन पढ़ेंगे। अभी जो है ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी आवश्यक है। आगे देखते हैं 1986 में क्या था। तो देखिए भारतीय संविधान के जो चौथा भाग में उसमें उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व हैं जो अनुच्छेद 35 से स्टार्ट होते हैं, उसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और उसी के तहत आरटीई 2009 बनाया गया था। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। जब देश आजाद हुआ उसके जस्ट साथ में 1952 में क्या हुआ, लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित एक माध्यमिक शिक्षा आयोग, और 1964 में कौन सा, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में गठित शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था कि एक शिक्षा नीति बनाई जाए जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान, कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का, मतलब वो राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध रहे, चरित्रवान रहे और कार्यकुशल रहे, उन युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। मई 1986 में क्या किया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको लागू किया गया जो अब तक चल रही है। और इसी बीच क्या हुआ कि शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति, और 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया था, और फिर उसके अनुसार उसमें कुछ फेरबदल किए गए थे। जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हेतु संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था को अपनाया गया था जिसमें 10+2+3 प्रणाली को अपनाया गया था जो 1986 में। देखिए 1920 के बाद में हम अभी 1986 को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसके प्रश्न भी पूछे जा सके। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम कि शिक्षा के उत्तम क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी को इसको केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और जिले के अनुसार विभाजित किया गया था, और इसके साथ में छात्रों के व्यावहारिक पक्ष और शारीरिक पक्ष पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा में इसको मुख्य स्थान दिया गया जिसमें शिक्षा के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया एवं बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन के स्वरूप को भी स्वीकार किया गया था। और आगे देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए एक ब्लैक बोर्ड योजना भी कब बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा 1986 में, एवं 90% छात्रों को इसके द्वारा लाभ पहुंचाने की योजना का निर्माण किया गया था। तो देखिए यहां तक हमने देखा था ये 1986 की शिक्षा नीति और ये हमारी जो 2020 की शिक्षा नीति है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना है। मैं आपको एक वीडियो और पूरा जो दोनों के कंपैरिजन के साथ में और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं उस टाइप से मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंतर्गत आपको NEP 2020 से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और जो 1986 वाली उससे कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में पता लग सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक आप इसके सारे क्वेश्चंस को करिएगा और जितना हो सके उतना इसको समझिएगा। थैंक यू।